हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और क्लासेस। आज हम लोग विंड टोपोग्राफी यानी पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में बता दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में। हम जानेंगे पहले घर्षण, अपघर्षण और सन्नी घर्षण क्या होते हैं। देखिए, जो पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति होते हैं वो बेसिकली मरुस्थल क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। मरुस्थल उसे कहते हैं जो मरा हुआ स्थल, जहाँ पे कोई भूमि उपजाऊ ना हो, पूरा बालू ही पाया जाता है, तो उस क्षेत्र में पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखने को मिलता है। तो पहले जानेंगे घर्षण क्या होता है। देखिए, क्या होता है, जब हवा चलती है और अपने साथ धूल कण नहीं उठा पाते हैं, यानी स्लोली हवा चल रही है और जा करके डायरेक्ट पत्थर से टकरा जाती है, उस पर कोई धूल कण नहीं होते हैं, जैसे बालू का कोई भी कण नहीं पाया जाता है, तो वो घर्षण कहलाता है। ठीक है, जा करके सीधा किससे टकरा गई, चट्टान से जाकर टकरा गई, तो ये घर्षण कहलाया। लेकिन जब वायु में उपस्थित धूल कण हो, यानी जब हवाएं चलती है और अपने साथ धूल कण ले के साथ में चलती है और जाके कहीं जाके टकरा देती है, तो इसे हम लोग कहते हैं अपघर्षण। और जितना भी आपका वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति होते हैं सब अपघर्षण के कारण ही होते हैं। किसके कारण होते हैं? अपघर्षण। ये धूल कण लेके जाती है और बड़े बड़े पहाड़ को, चट्टान को काट देती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण क्या होता है कि वायु में उपस्थित धूल कण जब आपस में ही टकरा जाती है, यानी कहने का मतलब है कि जब एक वबंडर टाइप का बन जाता है और सब कण आपस में ही टकरा कर टूटने फूटने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं सन्नी घर्षण। ठीक है, सन्नी घर्षण कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे कैसे निर्मित होते हैं स्थलाकृति हवा द्वारा। देखिए, मान लीजिए कि ये चट्टान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मरुस्थल क्षेत्र में सिर्फ आपको बालू ही मिलेगा। मरुस्थल क्षेत्र में जो होते हैं वो चट्टान भी देखने को मिलते हैं, है ना। छोटे छोटे चट्टान भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, बालू भी होता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए एक चट्टान है, ये है ना, एक चट्टान है। चट्टान में बड़े चट्टान के नीचे मान लीजिए मुलायम चट्टान है। ये एक चट्टान है, ऊपर कठोर चट्टान है और नीचे क्या है, मुलायम चट्टान है। तो होता क्या है कि जब हवाएं चलती है तो हवा जब अपघर्षण के कारण, किसी कारण अपघर्षण के कारण, जब इसमें बालू कण होते हैं हवाओं में, तो इससे ये टकराती रहती हैं और जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो धीरे धीरे इस चट्टान को क्या करती है, मुलायम चट्टान को काट देती है। क्या करती है? मुलायम चट्टान को काट देती है। इधर से भी काट दी और इधर से भी मुलायम चट्टान को क्या कर दी, काट दी। तो ये जो काट दी तो एक छाते के जैसा आकृति बन जाता है। क्या बन जाता है? छाते का जैसा एक आकृति बन जाता है, शेप बन जाता है, जिसे हम लोग छत्रप शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रप शिला। तो छत्रप शिला कैसे बनता है कि जब एक चट्टान होती है और जब उसके नीचे मुलायम चट्टान पाए जाते हैं तो वो मुलायम चट्टान को काट देती है और मुलायम चट्टान के कट जाने के बाद एक जो शेप बनता है, आकृति बनती है, हाँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? छत्रप शिला कहते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अब ये इसको काट दिया तो इतना ही पे छोड़ देगा। हवाएं जब चलेगी तो और भी काटेगा, तो और क्या काटेगा, तो नीचे वाला इसको काटेगा, है ना। नीचे वाला पार्ट को धीरे धीरे ये क्या करेगी, हवाएं काटेगी। फिर इसमें कहीं ना कहीं अपघर्षण होगा, कहीं ना कहीं हवाएं चलेगी तो उसके साथ धूल कण आएंगे, उससे टकराएंगे। फिर कुछ वर्षों में, ज्योग्राफी के भाषा में बोला जाए कुछ वर्ष, मतलब समझिए लाखों वर्ष, तो कुछ वर्षों में इससे टकराएंगी और इसको भी ये काटना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो हवा इससे भी टकराती है और इसको काटते 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 पूरा बराबर कर देती है। तो जब ये पूरा बराबर कर देती है, ये जो एक डंडा टाइप का दिख रहा है उसको जब काट के बराबर कर देती है, तो इसे हम लोग इंसेल वर्ग कहते हैं, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इंसेल वर्ग। तो इंसेल वर्ग हो गया। तो इंसेल वर्ग जो है कैसे बना, तो छत्रप शिला से ही कट करके बना है। ठीक है, अब होता क्या है कि फिर इसको भी ये काटना स्टार्ट करेगी। कैसे? तो जब हवाएं चलेगी तो इसके साथ धूल कण जो है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको भी काटना ये स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जब इसको काटना स्टार्ट करेगा तो काटते 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 एक ऐसा समय आएगा जिस जब ऊपर वाला पार्ट पूरा क्या कर देगा, प्लेन कर देगा। पूरा काटते काटते क्या कर देगा, प्लेन कर देगा। और प्लेन जब कर देगा तो एक बॉक्स टाइप का आकृति बन जाएगा, जिसे हम ज़ुइगेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ुइगेन। यानी पवने ऊपर से काट देती है। जब ऊपर से हवा जब चलती है तो अपघर्षण के कारण जब ऊपर वाला पार्ट कट जाता है तो एक डिब्बे के समान जैसा आकृति बना देता है, जिसे हम लोग ज़ुइगेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ुइगेन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब देखिए, सबसे पहले तो पत्थर मुलायम चट्टान को काटा, छत्रप शिला बना। जब नीचे वाला कट गया तो ये बन गया इंसेल वर्ग। जब ऊपर वाला पार्ट कट कर दिया तो ज़ुइगेन बन गया। तो अब यह क्या करेगा, जो हवाएं हैं इसको अब चारों तरफ से काटना स्टार्ट करेगी। जो हवाएं हैं उसके चारों तरफ से काटना स्टार्ट करेगी और इसको काटते 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 इसको एक छोटे से टुकड़े में बदल देगी। छोटे से टुकड़े में क्या करेगी, पत्थर, बड़ा सा पत्थर को छोटे से टुकड़े में बदल देगी, जिसे हम लोग डाइकांटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकांटर। लिखा है हवाएं चारों ओर से काट देती है। डाइकांटर को क्या करती है, हवाएं चारों ओर से, इस पत्थर को चारों ओर से काटने के बाद ये डाइकांटर का रूप बना देती है, रूप दे देती है। ये डाइकांटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब ज़्यादा हाइट पे रहेगा तो हवाएं जब चलेगी उसके साथ धूल कण चलेंगे तो इस पर ज़्यादा फोर्स से एक, मतलब कह सकते हैं कि एक फोर्स ज़्यादा उस पर लगेगा।
तो जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो फोर्स से ज़्यादा अटैक होगा, तो अटैक होने के कारण ये आसानी से कट जाएगा। लेकिन जब ये छोटा साइज हो जाता है, डाइकांटर जब छोटा हो जाता है, तो हवाएं जब चलती है तो उस पर ज़्यादा असर नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि जब अगर आप मान लीजिए तूफान में फंस गए और पूरा आप पे धूलकण बहुत स्पीड से आप पे वार कर रहा है, तो आप नीचे अगर लेट जाते हैं तो ज़्यादा असर नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब ये छोटे से टुकड़े जब छोटा हो जाता है, ये जब छोटा हो जाता है डाइकांटर, तो इस पर जो हवाएं चलती है तो इस पे ज़्यादा असर नहीं कर पाती है। लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो उसके साथ तो धूलकण, छोटे छोटे कंकर पत्थर भी उड़ते रहते हैं, तो ये धीरे धीरे इस पर क्या होता है ना, गिरता रहता है, ठीक है, गिरता रहता है। तो कुछ साल के बाद 200 साल, 400 साल, 2000 साल, जितना साल लगे उसको, वो धीरे धीरे इसको भी क्या करेगा, तोड़ना स्टार्ट करेगा। इस पे छोटे छोटे पत्थर क्या होंगे, गिरते रहेंगे, तो इसको जाली जैसा आकृति बना देगा, इस पे जाली जाली बन जाएगा। कैसा होगा, एक छेद टाइप का बन जाएगा, जिसे हम लोग जालीदार शिला कहते हैं। क्या कहते हैं, जालीदार शिला। तो डाइकांटर पे जब छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, है ना, अपघर्षण के कारण, तो इसे हम लोग जालीदार शिला कहते हैं, ठीक है। अब ये जालीदार शिला जब टूटेगा तो पूरा बालू बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। तो जालीदार शिला भी एक समय ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे टूटने लगेगा और टूट करके पूरे बालू में परिवर्तित हो जाएगा, और इसको हवाएं अपने साथ ले जा करके कहीं पे बिछा देगी, जिसे हम लोग लोयस का मैदान कहते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मैदान बना होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में बना हुआ मैदान को हम लोग लोयस का मैदान कहते हैं। ये कैसे बनता है, तो जालीदार शिला जब पूरी तरीके से टूट जाती है तो ये लोयस का मैदान बनाती है। जो बालू होता है वो चारों तरफ फैल जाता है और लोयस का मैदान बनाता है। अब देखिए, ये तो आपको पत्थर का हम बताएं कि पत्थर से कैसे बालू बना। अब लोयस के मैदान में भी कुछ कुछ कारनामे होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा अगर लोयस का मैदान पूछा जाए तो ये गोबी का मरुस्थल में बना हुआ मैदान है, लोयस का मैदान, जो कि चीन में है ना, चाइना में है। लोयस का मैदान सबसे बड़ा कहाँ है, गोबी का मरुस्थल है, जो कि चीन में है, ठीक है। अब हम बात करें कि वात रंध्र किसे कहते हैं। वात रंध्र क्या होता है, होता क्या है कि वायु जब मरुस्थलीय भूमि में गड्ढा कर देता है, जैसे मान लीजिए कि लोयस का मैदान तो बन गया, तो जब हवाएं चलेंगी तो कहीं कहीं का बालू उड़ा के ले जाएगी, तो कहीं कहीं का जो बालू उड़ा के ले जाएगी तो वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। तो उसी गड्ढे को हम लोग वात रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। तो जहाँ से उड़ा के ले जाएगी और कहीं पे जाके उलाट देगी, यानी जहाँ से उठाई तो वहाँ गड्ढा हो गया, और कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा कर देगी, तो वो एक चंद्राकार रूप में इकट्ठा कर देती है, जिसे हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। तो अगर बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि बालू का जो स्तूप है, बालू का जो स्तूप है वो भी काटना स्टार्ट कर देती है। जैसे ये बालू का स्तूप है, इसको ये आधा उड़ा के इसको भी ले गई, तो आधा काट के ले गई, मतलब अर्ध चंद्राकार बालू के टीले को हम लोग बरखान कहते हैं। तो जो ये काट दिया है इसको हम लोग बरखान कहते हैं। यानी जब आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्ध चंद्राकार शेप का मिले तो उसे हम लोग कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं, बरखान, ठीक है। और जब पूरा शेप का मिले, चंद्राकार मिले, तो बालू का स्तूप कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वालसन झील क्या होता है। वालसन झील क्या होता है, देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब चारों तरफ अगर बात करें पहाड़ है, चारों तरफ क्या है, पहाड़ है, और उसके बीच में जो है झील बन जाता है, एक पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम लोग वालसन झील कहते हैं। लिखा हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पर्वतों से घिरी हुई झील को क्या कहते हैं, वालसन झील कहते हैं। ये अजमेर में एक है आना सागर झील, अजमेर का एक आना सागर झील है जो वालसन झील का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वालसन झील का पानी सूख जाता है, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र का जो झील है उसका पानी क्या होता है, सूख जाता है, और पानी सूख जाने के बाद इसका नाम हो जाता है प्लेया। तो वालसन झील जब सूख जाता है तो उसे हम लोग प्लेया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेया कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि पवनों द्वारा कैसे स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब हम लोग अगले क्लास में भूमिगत जल द्वारा कैसे स्थलाकृति का निर्माण होता है इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।